सावरकर की जो जिंदगी है उसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो भाग था जब उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, ये 1911 अंडमान जेल जाने तक की यात्रा थी जो अभी तक हमने आपको बताई, और उसके बाद की एक जीवन की यात्रा है जिसको लेकर बहुत सारे विवाद है। हम आगे जो बात करेंगे हम आपसे वो सारी सावरकर की वो काम थे या जिंदगी के वो हिस्से थे जिसको लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होता है। अंडमान जेल में 13/5 की कोठरी में, कोठरी नंबर 52 में उनको डाला गया। वहां पर वो करीब 10 साल 9 महीने अंडमान की सेल्युलर जेल में रहे, काले पानी की सजा काटी। इस काले पानी की सजा के अंदर व्यक्तियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। वहां पर कच्ची सड़क होती थी और वहां पर जो ब्रिटिश अफसर थे वो बग्गी में चलते थे और बग्गी को उन कैदियों द्वारा खींचा जाता था। उसके अलावा उनको फिक्स एक ही समय में टॉयलेट के लिए भेजा जाता था, समय होता था टॉयलेट का, वो फिक्स था समय, उसी वक्त वो टॉयलेट कर सकते थे। उसके अलावा कुल्लू के बैल की तरह उनको मजदूरी के लिए जोता जाता था और कई बार उनको जंजीरों से बांध के खड़े रहने की सजा दी जाती थी और उनको टॉयलेट भी खड़े खड़े करनी पड़ती थी। बहुत ही बर्बर स्थिति में वहां पर कैदियों को रखा जाता था। ये वैसे मैं आपको बता दूं, भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त जो जिन्होंने संसद में बम फेंका था, हमने एक वीडियो आपको बताया था बटुकेश्वर दत्त के बारे में, जब हमने वीडियो बताया था तब उस वीडियो में भी हमने बताया था कि बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा दी गई थी, उन्होंने भी वो सजा भोगी थी। काले पानी की सजा के वक्त करीब 10 साल के भीतर उन्होंने करीब जो सबसे पहला विवाद सावरकर के साथ जुड़ता है वो ये है कि उन्होंने 6 दया याचिकाएं, मिर्सी पिटिशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी और जिसमें उन्होंने कई बार लिखा कि मैं आगे से हिंसा का रास्ता छोड़ दूंगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोगी बनके आगे जीवन यापन करूंगा। तो उन्होंने करीब 6 दया याचिकाएं उन्होंने लिखी थी। पहली दया याचिका जो लिखी थी वो 4 जुलाई 1911 को अंडमान जेल में गए उसी और सीधा 29 अगस्त को ही उन्होंने पहली दया याचिका 1911 में भेज दी थी। एक और विवादास्पद मामला यह है कि 3 साल बाद उन्होंने जब अपनी चौथी दया याचिका ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी तब उनका वजन कम होने की बजाय 14 पाउंड बढ़ गया था। जब वो जेल में लाए गए तब उनका वजन था 112 पाउंड, लेकिन जब 3 साल बाद चौथी दया याचिका भेजी उस वक्त जब उनका वजन किया गया तो वो 126 पाउंड था, बल्कि वो बढ़ गया था उनका वजन। कैसे बढ़ा था ये हम नहीं जानते। दया याचिकाओं को लेकर सावरकर के समर्थक ये भी कहते हैं कि गांधी जी के कहने से उन्होंने दया याचिका दी थी। गांधी जी ने उनके मुक्ति का समर्थन किया था, लेकिन वो समय बहुत लेट था। 1911 में जब उन्होंने पहली दया याचिका ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी तब गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत आए नहीं थे। भारत ही वो तो 1915 में आए थे। हाँ, 1920 में 26 मई 1920 में यंग इंडिया अखबार में गांधी जी ने एक लेख लिखा था। उन्होंने उसमें कहा था कि जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं उनको रिहा कर देना चाहिए और उसमें उन्होंने दोनों सावरकर भाई विनायक सावरकर और गणेश सावरकर दोनों के बारे में भी उन्होंने चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था ये भी राजनीतिक अपराधी है और उनको भी एक न्यूट्रल जस्टिस के नाते उनको रिहा कर देना चाहिए। ये एक आर्टिकल जरूर गांधी जी ने लिखा था, लेकिन गांधी जी कहने पे उन्होंने दया याचिका लिखी, ये बात कहीं पर भी सत्य नहीं है। खैर 1921 में उनको सेल्युलर जेल से निकाल के रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसको लेकर एक दूसरा विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने वहां पर एक किताब लिखी हिंदुत्व। उस हिंदुत्व शब्द का सबसे पहली बार राजनीतिकरण करने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे। हिंदुत्व किताब के अंदर उन्होंने एक बात लिखी है कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जो भारत भूमि जिनकी पितृभूमि है, मातृभूमि है या पुण्य भूमि है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि पितृभूमि और मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि वो सिर्फ हिंदुओं की ही हो सकती है। मुस्लिमों की और ईसाइयों की वो
पुण्य भूमि नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक स्पष्ट अपना विजन क्लियर कर दिया कि भारत जो है वो एक केवल हिंदुओं का राष्ट्र है, उसमें मुसलमान और ईसाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस बात के जरिए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था जब उन्होंने हिंदुत्व नाम की किताब लिखी। आखिरकार 1924 में उनको पुणे की यरवदा जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन वहां पर भी उनको 2 शर्तों के साथ छोड़ा गया था। तो सबसे पहले कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, वो रत्नागिरी से जिले से बाहर जब भी जाएंगे तो वहां के कलेक्टर को इंफॉर्मेशन देकर ही जाएंगे। उसके बाद एक और बात है कि उनको ब्रिटिश इंडिया की तरफ से 60 रुपए मासिक पेंशन भी मिलने लगी थी। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती थी। वो दौर था जब भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन अपने पीक पर था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, लेकिन उन सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में कहीं पर भी सावरकर का नाम नहीं आता। सावरकर की कोई भी एक्टिविटी उसमें दर्ज, कोई भी उपस्थिति उसमें दर्ज नहीं होती है। ये बात भी एक सत्य है। खैर, 1937 में उन्होंने वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए थे और उसके बाद उन्होंने 1938 में अपने एक भाषण में हिटलर के नाजीवाद और इटली में जो फैल रहा था फांसीवाद, उसका समर्थन भी किया था। उन्होंने ये ठीक समझा था कि हिटलर जो नाजीवाद फैला रहा है या इटली जो फांसीवाद फैला रहा है वो बिल्कुल सही फैला रहा है, उसका समर्थन भी किया था। 1939 में उन्होंने 3 सूबों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जिस मुस्लिमों के साथ उसके खिलाफ वो 2 नेशन थ्योरी को लेकर आए थे। जिन्ना से पहले 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान ये 2 देश होने चाहिए अलग, ये बात लाने वाले वीर सावरकर ही थे। लेकिन उन्हीं सावरकर ने 1939 में 3 सूबों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया था और उन्होंने उस वक्त डोमिनियन स्टेटस रूल, जिसकी खिलाफत भगत सिंह ने की थी और जिस बात को 1930 में गांधी जी ने और कांग्रेस ने भी छोड़ दिया था, डोमिनियन स्टेटस के रूल को, डोमिनियन स्टेटस को और पूर्ण स्वराज को अगर समझना है तो हमारे संविधान सेक्शन में हमने वो बात बोली थी। आप उसके वीडियो जरूर देखिएगा, हम आपको उसमें स्पष्ट तौर से हम लोगों ने बताया था। तो डोमिनियन स्टेटस की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि भारत को सत्ता में भागीदारी दी जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट की संरक्षण के अंदर ही भारत के अंदर सत्ता का संचालन होना चाहिए। ये बात उन्होंने 1942 में की थी, जब तक कि पूर्ण स्वराज की बात स्पष्ट हो चुकी थी, एक पूर्ण मांग हो चुकी थी। और उसके अलावा उन्होंने एक आह्वान किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिंदुओं को ब्रिटेन की सेना में भर्ती होकर ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, जबकि एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ये भी एक्टिविटी एक विवादास्पद एक्टिविटी थी। भारत के अंदर स्वतंत्रता को लेकर कुछ और गठित हो रहा था और सावरकर की जो लाइन थी वो बिल्कुल अलग लाइन उनके साथ चल रही थी। खैर, ये भी कहा जाता है कि एग्रीमेंट किया था, ये कहीं कुछ लोग ये बात कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश वायसरॉय के साथ में ये एग्रीमेंट किया था कि मैं जेल से जब निकलूंगा तो ताउम्र में गांधी, कांग्रेस और मुस्लिमों का विरोध करूंगा और ब्रिटिश रूल का हमेशा समर्थन करूंगा। वैसे उनकी जो एक्टिविटीज थी 1924 के बाद की जो एक्टिविटीज थी उसमें कहीं ना कहीं उसकी झलक नजर भी आती है। खैर, उनके साथ सबसे बड़ा जो विवाद चला वो गांधी जी की हत्या का हुआ। 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गॉडसे ने। उस हत्या के इन्वेस्टिगेशन में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल थे। सावरकर को उसके प्लानिंग में, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में, प्लानिंग में और इस पूरे षड्यंत्र की रूपरेखा बनाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 1964 में कपूर कमीशन वापस बना और कपूर कमीशन ने यह कहा कि भाई ये बात हमें समझ ही नहीं आती कि गांधी जी की हत्या हुई और विनायक दामोदर सावरकर को ये बात पता न हो, ये संभव ही नहीं हो सकता किसी भी एंगल से। तो विनायक दामोदर सावरकर की गांधी जी की हत्या में इन्वॉल्वमेंट
होगा ही होगा, ये बात तय है, ये कपूर कमीशन की रिपोर्ट में था। खैर, वैसे जो आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी जिसका पुराना संगठन था जनसंघ उस जमाने में, तो जनसंघ और आरएसएस ने वैसे आज वो खुल के सावरकर का नाम लेते हैं, उसे अपना हीरो के रूप में पोर्ट्रेट करते हैं, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद ताउम्र जब तक सावरकर जिंदा थे, उन्होंने पब्लिकली सावरकर से दूरियां ही बना के रखी थी। कभी भी ज्यादा उनके साथ मेल जोल और इंटरेक्शन न तो आरएसएस ने किया और न ही जनसंघ, उस जमाने में जो जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ के नेताओं ने किया। करीब करीब सावरकर दो दशकों तक राजनीतिक एकाकीपन के शिकार ही रहे, जिसको आज अपना हीरो बना के पोर्ट्रेट करते हैं सारे नेता, लेकिन उनकी हकीकत उस जमाने की ये रही कि गांधी जी की हत्या के बाद वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल एकाकी रहे। आखिरकार 1 फरवरी 1966 में 66 में सावरकर ने इच्छा मृत्यु की घोषणा की थी और तब उन्होंने अपनी दवाएं, जो उनकी आवश्यक दवाएं थी, वो खाना पानी सब छोड़ दिया था। और 26 दिन बाद 26 फरवरी 1966 1966 को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। सावरकर एक पोलराइज कैरेक्टर है, एक ऐसी शख्सियत है जिसको लेकर हिंदुस्तान में दो अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग उसे नायक मानते हैं तो कुछ लोग उसको खलनायक मानते हैं। लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो उनके जीवन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1911 से पहले का जो सावरकर था वो स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी कुछ भागीदारियां थी। ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने काम भी किया था, मदन लाल ढींगरा जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने काम किया था। अभिनव भारत मंडल की जो स्थापना की थी उसके पीछे भी उनकी सोच और विजन भारत की स्वतंत्रता को लेकर ही था। लेकिन 1911 में जब वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद वो अंडमान जेल से बाहर निकले, उसके बाद उनकी जो कार्य पद्धति थी वो सारी विवादास्पद थी और उसी विवादों के बीच में ही 1966 में विवादों से घिरे रहने के साथ ही उनकी मृत्यु भी हो गई। सावरकर नेता थे या नायक थे या खलनायक, इस बात को हम कुछ नहीं कहते। ये हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण है और अपनी एक आजादी है कि वो सावरकर को किस रूप में देखता है। लेकिन इतिहास के रूप में अगर हम देखेंगे तो सावरकर की जिंदगी में कुछ ब्लैक था और कुछ व्हाइट। इसी तरह के दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लॉजिशियन आंसू में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।